हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर 8 द फ्रिजिड जोन। अभी तक हमने पढ़ा कि अर्थ जो है वो 3 हीटिंग जोन्स में डिवाइडेड रहती है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। आपका जो टॉरिड जोन है वो इक्वेटर के पास लाई करता है, फिर उससे ऊपर या नीचे की तरफ हम जब चलते हैं तो हमारा टेम्परेट जोन आता है। टॉरिड जोन में बहुत गर्मी रहती है और वहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज नहीं होता थ्रू आउट द ईयर। टेम्परेट में हमने देखा कि जो नदर्न रीजन है वहाँ पर बहुत गर्मी और बहुत सर्दी होती है और रेनफॉल एवरेज रहती है। और सदर्न रीजन में हमने देखा कि वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, जो वेदर है, वो ज़्यादा एयर कंडीशनड रहता है, थोड़ा नेचुरली एयर कंडीशनड रहता है। अब हम फाइनली जब 2 ज़ोन्स पढ़ चुके हैं, टॉरिड ज़ोन पढ़ लिया हमने, टेम्परेट ज़ोन पढ़ लिया, अब हम आ जाते हैं हमारे फ्रिजिड ज़ोन में, जो हमारा लास्ट ज़ोन भी है, जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर लाई करता है और एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे लाई करता है। Warm up. Shelly is looking at the chart with various animals on it. Which one do you think lives in the frigid zone? अब इसमें से कौन सा आंसर आपको लगता है कि करेक्ट होगा? Polar bear. Okay. So this one in the center. This is the polar bear. ये आपका frigid zone में रहने वाला animal है. You must have heard of the song Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Do you know where reindeers are found? They are found in the frigid zone. आप सभी ने फ्रोजन मूवी तो देखी होगी, उसमें एल्सा आना थे, है ना? और उसमें क्रिस्टोफ था और क्रिस्टोफ का एक लॉयल पेट था। वो कौन था? रेनडियर था। वो रेनडियर कौन था? उसका नाम क्या था पता है? स्वेन। स्वेन उसका नाम था। तो देयर आर टू फ्रिजिड जोन्स ऑब्वियसली। अब जैसे टेम्परेट जोन हमारे दो थे, एक नॉर्दर्न टेम्परेट जोन था, एक सदर्न टेम्परेट जोन था, ऐसे ही हमारे जो फ्रिजिड जोन्स है वो भी दो होते हैं। द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल। मतलब आर्कटिक सर्कल से शुरू होता है और बिल्कुल पोल के बीचों बीच पहुंचने तक रहता है। while the southern frigid zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole. As the name suggests, the places near the poles are permanently covered by the ice and are frozen throughout the year. अब हम कह रहे फ्रिजिड जोन एकदम फ्रीज रहता है वो, तो इसका मतलब वहाँ हमेशा ही आइस रहती है। The continent of Antarctica is the coldest place in the world and it lies in the southern। आप देखो ये ऊपर देखो, ये आर्कटिक एरिया है और नीचे ये एंटार्क्टिक सर्कल का एरिया है। The continent of the Antarctica is the coldest place in the world and it lies in the southern frigid zone. It is also known as the frozen continent. Large parts of Canada, Alaska, Scandinavia, Norway, Sweden, and Denmark, parts of Finland, coastal Greenland, Iceland, and Siberia fall in this region. The areas around the poles are sparsely populated due to severe cold and lack of vegetation. अब जैसे हमने टेम्परेट जोन में देखा, वहां पर ग्रासलैंड्स थे, वहां पर बहुत सारी आप वीट और बहुत सारा कल्टीवेशन कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, राइडिंग वाइडिंग, और देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू इन द प्लेन। बट फ्रोजन एरिया में रहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि आपके लिए, अब आप देखो हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कई बार हिमालयाज में रहते हैं, इतने फ्रोजन रहता है कि उनकी जो फिंगर्स वगैरह होती है ना, उनमें भी फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। तो इसलिए ऐसे एरियाज में रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत मुश्किल से रह पाते हैं लोग। इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम रहती है, स्पेर्सली पॉपुलेटेड होता है ड्यू टू सीवियर कोल्ड एंड लैक ऑफ वेजिटेशन। दूसरी बात, खाना भी कम है, ग्रोथ भी कम है, इसलिए मैनी एक्सपेडिशंस हैव बीन टेकन टू दीज प्लेसेस फॉर एक्सप्लोरेशंस। Climate. Both the northern and the southern frigid zones are far from the equator and receive the slanting rays of the sun only when it is summer in each hemisphere. जिस हेमिस्फेयर में जब समर पड़ेगी, सनलाइट सिर्फ तभी वहां पर अवेलेबल होती है। हमने पहले अर्थ का डायग्राम देखा था, तो इस अर्थ के डायग्राम में हमने क्या देखा था कि जब सन की तरफ ये झुकी रहती है अर्थ, तो नदर्न हेमिस्फेयर पे जब लाइट पड़ती है तो वहां 6 महीने तक दिन ही रहता है और 6 महीने तक फिर रात हो जाती है। तब सदर्न हेमिस्फेयर जो है वहां 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। तो ऐसे दोनों में 6 6 महीने के लिए सन की रोशनी जो है वो मिलती है। The sunlight is so weak that it is not even enough to warm the land. Winters are very severe and temperatures may drop to -40 degrees. In summer, which hardly extend for 2 to 3 months, the temperature may rise, varying between 3 degrees centigrade and 12 degree centigrade. मतलब ये जो फेवरेबल टेम्परेचर बता रहे हैं कि भाई इस मौसम में थोड़ा ठीक रहता है, वो भी 3 डिग्री से 12 डिग्री तक है।
Rainfall may range from 15 to 30 सेंटीमीटर इन अ ईयर. सिर्फ 15 टू 30 सेंटीमीटर. वही वाला आप देखो, जो डेजर्ट में हमने क्या देखा था, 25 सेंटीमीटर से भी कम हो तो हम उसको क्या मान लेते हैं, डेजर्ट मान लेते हैं. वैसे यहाँ पर भी 15 टू 30 सेंटीमीटर ही रेंज रहती है. ड्यूरिंग समर द स्नो मेल्ट्स बट द आइस कैप्स ऑफ द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन रिमेन इंटैक्ट. मतलब जो हाईएस्ट फ्रिजिड एरिया है, जो फ्रोजन एरिया है, वो मेल्ट नहीं होता. बाकी ऑलमोस्ट पहाड़ थोड़े थोड़े मेल्ट हो जाते हैं सारे. The polar regions have a peculiarity. एक खास बात होती है. During the summer there is continuous daylight even at midnight. हमने क्या कहा, 6 months तक सन चमकता ही रहता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ो. Similarly in winter these regions have continuous dark. मतलब 6 महीने की रात ही रहेगी यहाँ पर. Snow keeps falling and the soil remains frozen hard. In June, when the northern frigid zone receives continuous light, the southern frigid zone has continuous darkness. The situation is reversed in December. Sometimes the sky is lit up by aurora borealis in the northern hemisphere and the aurora australis in the southern hemisphere. तो ये इससे जो लाइट्स चमकती हैं, इनको हम कहते हैं ऑरोरा. तो जो नदर्न रीजन का है वो बोरियालिस कहलाता है, और जो सदर्न रीजन का है वो ऑस्ट्रेलिस कहलाता है. In the southern hemisphere, they are naturally occurring bright lights that are usually observed at night in the polar regions. They are caused by collision of charged particles from the Earth's atmosphere. What is the mechanism of aurora forming? तो ये ऑरोरा बनता कैसे है बेटा? ऑरोरा क्या होता है कि जब सन की जो लाइट हम पर पड़ती है ना, तो उसकी वजह से जो एयर में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, इसको हम सोलर विंड भी कहते हैं, जो अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है. तो जब ये अर्थ की तरफ ट्रेवल करती है तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो थ्रू आउट द अर्थ होती है. आप मैग्नेट्स के बारे में भी पढ़ रहे हो ना, उसमें आपने देखा होगा कि नॉर्थ से साउथ तक आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है अर्थ की. ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड रहती है हमारे पोल्स पे. तो जब उस जगह हमारे जो ये सोलर विंड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, तो उसकी वजह से, इस कोलिजन की वजह से जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं वो अलग अलग कलर्स शो करती हैं हमारे स्काई में. और ये कौन सी गैसेस है मेनली? ये मेनली हमारी जो गैसेस हैं ये है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. कौन कौन से कलर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं? ग्रीन, रेड, ब्लू एंड पर्पल. Okay, so what is the difference between northern lights and southern lights? The primary difference between them is only their geographic location. वैसे they are identically mirror images of each other. They occur due to the same solar activity. दोनों ही same solar activity की वजह से होती हैं. ठीक है? Okay, next हम आ जाते हैं हमारे plant life में. The soil is permanently frozen except in the summer season. Thus, hardly any crops or plants grow here, and only the very hardy ones survive. When the snow, अब आपने हमने टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या पढ़ा था, वहां पर भी कई जगह पर बर्फबारी होती है ना, स्नोफॉल होती है. तो क्या होता है कि वो ड्राई हो जाती है और ऊपर से बर्फ जो है उसको कवर कर लेती है, लेकिन जो उसकी रूट्स हैं वो लाइव रहती हैं, है ना. और जैसे ही वो बर्फ पिघलती है तो ग्रास फिर से ग्रो करने लग जाती है. सेम वही फिनोमेनन हमने यहाँ पर भी, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसने यहाँ पर भी यूज किया है कि thus hardly any crops or plants grow here and only the very hardy ones survive when the snow thaws in summer. Thaws मतलब जैसे ही snow पिघलती है, some shrubs such as mosses, lichens and grass grow. A few flower bearing plants and berry bearing shrubs such as blueberries, cranberries, and wild currants are seen. Some inhabitants do grow a few vegetables for personal consumption. It is impossible for tree to grow here. स्नोफॉल और ठंड इतनी ज्यादा है कि वहां पर बड़े प्लांट्स तो ग्रो ही नहीं कर पाते, और छोटे प्लांट्स भी सिर्फ समर में ही ग्रो कर पाते हैं. और नेचुरली तो बहुत ही लिमिटेड प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो अपना खुद का किचन गार्डन बना के उसको प्रिजर्व करके खुद ही ग्रो करते हैं, उन्हें जो भी रिक्वायर्ड हो. एनिमल लाइफ. A few animals such as reindeer, caribou, bear, fox, hare, ermine, and muskox, which have adapted themselves to the severe cold, are found here. Some birds such as Arctic tern and snowy owl also inhabit the region. These animals survive the extreme cold because of the thick white coat of fur on their bodies. Okay, so ठंड ज्यादा है इसलिए जो fur coat है इनका वो भी बहुत मोटा होता है. When the snow melts, the color of the fur changes to grayish brown, which camouflages the
एनिमल्स। सो वैसे तो व्हाइट रहता है, जैसे आपने पोलर बियर देखा है, वो हमेशा व्हाइट ही रहता है उसका कोट। लेकिन जैसे ही थोड़ी समर होती है, स्नो पिघलने लग जाती है, तो एनिमल्स का कलर जो है वो चेंज होके ब्राउनिश ग्रे हो जाता है। Apart from these animals and birds, plenty of fish, whales, seals, and walruses are also found here. Human life. Life is very harsh and difficult here. So, very few people choose to live in this zone. In the Arctic, we find the Inuits who have adapted themselves to the harsh conditions. Hunting, trapping of animals, and reindeer herding are the major occupations of the people. They also catch fish like salmon and Arctic char along the coast. Earlier, the Inuits were known as Eskimos and lived in houses called igloos, which were made of ice. And they used to hunt whales, seals, and walrus with harpoons, spears tied with leather ropes. Bows and arrows. अब लेदर रोप से बांधने की क्या जरूरत है कि वो जब भी स्पेयर को फेंके और अगर एनिमल को लग जाए तो फिर वो लेदर रोप से उसे खींच के बाहर निकाल लेते थे। Bows and arrows, which were made of wood and whalebone, were also used. They would hunt these animals on small boats known as kayaks. तो अब इनका हंटिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर ट्रीज़ तो उग ही नहीं पाते और ट्रीज़ नहीं उगते तो ना ही हम वहाँ पर 6-6 महीने वाले कोई क्रॉप्स कर सकते हैं। तो उनके पास खाने के लिए बहुत लिमिटेड सप्लाईज़ है। आपने थोड़ी सब्ज़ी उगा ली, थोड़े बहुत क्रैनबेरीज़ या और बेरीज़ आपको मिल गए, लेकिन फूड आपको प्रोटीन और जो आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे पूरी होंगी, इसलिए ये लोग हंट करते हैं। हाउ हैव द एनिमल्स अडेप्टेड themselves to the difficult life in the frigid zone? Animals survive the difficult life in the frigid zone by changing their body, adapting to the environment by physical insulation, behavioral changes and seasonal migration. उन्होंने क्या चूज किया? एक तो उनकी बॉडी ने भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट किया, जैसे फर फर का कलर चेंज, थिक कोट, बॉडी में उन्होंने फिजिकली अपने इंसुलेशन डेवलप की, उन्होंने अपने बिहेवियर चेंज किया, फूड हैबिट्स चेंज की, कब कौन से मौसम में क्या खाना है, खा के उसको स्टोर करना है, जैसे हमने कैमल में देखा था कि वो अपने हम्प में स्टोर कर लेता है। ऐसे ही यहाँ पर पोलर बियर्स ने भी क्या लर्न किया कि हमको हाइबरनेट करना है। हाइबरनेट करने के लिए हमें बहुत सारा पहले से खा के और फिर हाइबरनेशन में चले जाना है। Did you know in the earlier days Inuits used seal oil lamps for heat and light inside the igloos? Nowadays igloos hardly exist. अब तो सब जगह सप्लाईज पहुंच गई, पहले सप्लाईज नहीं थी तो ये लोग igloos बनाकर रहते थे। Many changes have taken place in the lives of the Inuits since then. They no longer use harpoons but have started using rifles to hunt the animals. They have also started living in permanent wooden houses instead of igloos. Besides the Inuits, there are other people such as Lapps found northern part of the Scandinavia and Samoyeds, Yakuts, and Chukchis found in Siberia. Sustainable Development Goals. Climate Action. It is very important to conserve the Arctic and the snow cover. What will happen if the ice starts melting? How can we contribute in preventing this? हम सभी को पता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कि अर्थ में टेम्परेचर इतना राइज हो रहा है कि उसकी वजह से जो हमारे पोल्स पे जो आइस है वो पिघल रही है, तो उसकी वजह से जो हमारा बेसिक वेदर पैटर्न था वो डिस्टर्ब हो रहा है। वेदर पैटर्न डिस्टर्ब होता है तो वाइल्ड लाइफ को हैबिटेट लॉस होता है और हमें भी वाटर लॉस होता है, फ्रेश एयर का लॉस होता है। तो उसको अब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं एनर्जी यूज। वी कैन सपोर्ट द क्लीन पावर। अब क्लीन पावर क्या है? क्लीन पावर है हमारा, जैसे सोलर पावर। सोलर पावर को हम अगर यूज करें, एयर की जो हमारी पावर तो विंड एनर्जी, उसको अगर हम यूज करें, तो ऐसी एनर्जी को जब हम यूज करेंगे जो क्लीन एनर्जी है उसको अगर आप यूज करोगे, जैसे ये मतलब घर में तो हम सभी सोलर एनर्जी से यूज करके खाना बना ही सकते हैं, उसके लिए सोलर कुकर आते हैं। वी कैन यूज इजीली। हमने बचपन में माय मदर यूज टू कुक इन द सोलर कुकर, उसमें दाल चावल सब्जी सब कुछ बन जाता है। रात में आपको बस तड़का लगाने की जरूरत है एंड एवरीथिंग इज रेडी। शी यूज्ड टू कुक द रोटीज ओनली इन द ऑन द तवा। गैस बस हम उसी के लिए यूज करते थे, पर धीरे धीरे वो सब कम होता गया। जरूरी है कि हम उस चीज को बढ़ावा दें जो क्लीन एनर्जी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ऐसी छोटे छोटे स्टेप लेने से, और दूसरा हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, उसकी वजह से हम एक कार्बन स्टोर डेवलप कर। हर पेड़ क्या है? एक कार्बन स्टोर है, वो कार्बन एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से हमें क्लीन एयर मिलती है।
Values and life skills. Life of the people in the frigid zone is very harsh and difficult. The people who live here have adapted themselves to the harsh conditions. We also need to learn from the people, and if we have to move to a different place for some time where the living conditions are difficult, we should learn to adapt to our surroundings. What can we learn from people living in the frigid zone? तो हमने ये देखा था कि जब हम मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम वहाँ के अकॉर्डिंग पैकिंग करते हैं। सेम यहाँ पर अगर हमें जाना है, तो हमें क्या पहनना पड़ेगा? आप खुद सोच के देखो। एक लेयर ऑफ क्लॉथ से काम नहीं चलेगा। आप उसके ऊपर जैकेट पहन लोगे, फिर भी आपको ठंड लगेगी, क्योंकि वहाँ तो बेसिक टेम्परेचर 3 टू 12 है, वो भी समर्स में। और विंटर्स में अगर आप चले गए तो -40 डिग्री में चला जा रहा है टेम्परेचर। तो इसलिए आपको वहां पर अगर जाना है तो कम से कम 3 to 4 लेयर्स की तो आपको क्लोथिंग चाहिए। दूसरा, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर कोई भी चीज आपको फॉरेन सप्लाई मिले ये जरूरी नहीं है। आपको आपके सारे ब्रांड्स की चीजें, आपको आपके जितने भी आपकी कुकीज हैं वो सारी वहां मिल जाएगी, वो जरूरी नहीं है। आपको सब या तो यहाँ से ले जाना पड़ेगा, या फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी वहाँ अवेलेबल है आपको उसमें खुश रहना आना चाहिए। Let's recall. The frigid zone is found between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. The former is called the northern frigid zone, and the latter is the southern frigid zone. Canada, Alaska, Scandinavia, coastal Greenland, Iceland, and Siberia lie in the frigid zone. It is very cold here throughout the year, and snow melts in the summer months only for 2 to 3 months. The aurora borealis and aurora australis are curtains of light which are seen in the night sky in the frigid zones. Hardly any plants are found in these except shrubs, mosses, and lichens. Animals which can adapt themselves to the harsh climate, such as reindeer, caribou, polar bear, etc., are found here. Life is almost impossible in these regions. Some tribes, such as Inuits, Slavs, Samoyeds, Yakuts, and Chukchis, are found in the northern hemisphere. Hunting, trapping, and fishing are main occupations of this region. Why don't people live in South frigid zone but they live in North frigid zone? तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि लाइफ इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दीज रीजन। सम ट्राइब्स हमने इनके नाम पढ़े, और ये सब हमने ये नदर्न रीजन के बारे में बात की कि ये नदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, पर हमने ये नहीं कहा कि वो सदर्न हेमिस्फेयर में भी रहते हैं। ऐसा हमने क्यों नहीं कहा? बिकॉज आप जब देखोगे, इफ यू ट्राई टू सर्च, तो जो लार्ज लैंड मास है आपका जो आर्कटिक सर्कल का, वो कनेक्टेड है टू द अदर लैंड मासेस ऑल्सो। देयर आर रूट्स टू रीच, बट जो सदर्न रीजन है वो चारों तरफ से आपके ओशियन से घिरा हुआ है, उसकी वजह से कनेक्टिविटी भी बहुत कम है। तो इसलिए द साउथ फ्रिजिड जोन इज मोस्टली द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका विच इज कम्प्लीटली आइसोलेटेड बाय द सदर्न ओशियन, चारों तरफ से सदर्न ओशियन से घिरा हुआ है। तो इसलिए जो रीच है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, इस वजह से एंटार्क्टिक आपका सर्कल है, उसमें जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ना के बराबर है। Okay, now let's do the question answers. The frigid zones lie in the both northern and southern hemispheres. Dash is known as the frozen continent, Antarctica. In the polar regions, during summer, there is continuous daylight. In the Arctic regions, we find the Inuits. The main occupation of the Inuits in the frigid zone is hunting, trapping of the animals, reindeer herding, all of these is the answer. Now let's do the match the followings. Aurora australis, southern hemisphere. Aurora borealis, northern hemisphere. Igloos, house made of ice blocks. Lapps, Scandinavia. Yakuts, Siberia. Let's do the true and false. The areas found in the poles are scarcely populated. True. The frigid zone receives the direct rays of the sun. False. Soil is never frozen in the frigid zone. False. Inuits used to live in igloos. True. Kayaks are small cars used by Inuits. False. Kayaks are small boats used by the Inuits. Okay. Unscramble the words. ये है. First one is Aurora australis. Second is lichen. Then we have caribou. Next is, this was previously used for catching fish. Harpoons. A tribe found in Siberia. Chukchis. Okay.
अगर आपको इस चैप्टर के आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। मैं ये कराती नहीं हूँ बिकॉज एवरी टीचर हैज देयर ओन स्टाइल, पर अगर आपको चाहिए प्लीज मेंशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।